पढ़ेंगे, जब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे खोज, कि हड़प्पा सभ्यता को खोजा कैसे गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि उसका काल विभाजन, कि हड़प्पा सभ्यता का काल विभाजन कैसे करते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर इसका नामकरण, कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका नाम जो है वो हड़प्पा कैसे पड़ा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब खोज हो गया, काल हो गया, नाम हो गया, उसके बाद फिर होगा उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्तार। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषताएं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। इसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख स्थल और उससे प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, कि हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थान कौन कौन से थे और उन स्थानों से कौन कौन सा साक्ष्य मिला। क्लियर है। अब एक एक टॉपिक को हम लाइन से डील करते जाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता को कैसे पढ़ेंगे और किन किन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, एक ओवरव्यू आपके माइंड में तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता में जब भी खोज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम याद करेंगे 1826, 1826। ठीक है, 1826 में क्या हुआ था, जो आपका एक विदेश यात्री था, है ना, ब्रिटिश यात्री था, वो ब्रिटिश यात्री जो है वो यात्रा करने के लिए भारत आया था, और भारत की यात्रा करते करते वो पहुंच गया कहाँ, लाहौर और कराची के क्षेत्र में। ठीक है, और उसका नाम था चार्ल्स मेसन। ठीक है, कौन सा, क्या नाम था, चार्ल्स, हाँ, चार्ल्स मेसन जो है वो पहुंच गया कहाँ, लाहौर के क्षेत्र में, और उसने देखा कि यहाँ कुछ जो है सभ्यता नीचे जमीन में दबी हुई थी, लेकिन कुछ जमीन के ऊपर था, उसको ईंट वगैरह दिखा। उसको देखने तक पता चला कि ये ईंट जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये जो है वर्तमान समय की ईंट नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ सभ्यता या कुछ न कुछ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होंगे, लेकिन उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और चार्ल्स मेसन जो है वो अपने यात्रा वृत्तांत का एक पत्रिका मैगजीन जो है वो जारी किया, उस मैगजीन में इसके बारे में उल्लेख भी किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद फिर जब 1856 रॉबर्ट बंधु, ठीक है, जब ये रॉबर्ट बंधु कौन थे, मैं बताया था रेलवे का विकास हो रहा था, कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने जाना था। तो ये दोनों भाई जो है, रॉबर्ट बंधु जो है वो दोनों भाई जो है वो इंजीनियर थे, रेल लाइन बिछाने का इनको मिला था काम। जब ये बिछा रहे थे तो उनको, जब कराची से लाहौर जा रहे थे तो उनको ईंट और कुछ चीजें मिला, उसको देखे और रेलवे लाइन में उस ईंट को क्या कर लिए, उपयोग कर लिए, और उसी के ऊपर रेल लाइन बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर जब कुछ हड्डी और कुछ अस्थियां ऐसे मिलना चालू हुआ तो काम में डिस्टर्बेंस आया, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, कुछ भी करके फोटाई करके काम करवा लेते थे। ठीक है, तो रॉबर्ट बंधु ने भी 1856 में, 53 से 56 के बीच में बताया कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है। ठीक है, रॉबर्ट बंधु के बाद फिर हम किसकी कौन आएगा, आपका रॉबर्ट ब्रूस शूट, है ना। ये जो है एक जगह को खोज भी लिया पल्लवरों, और यहाँ हेड एक्स जो है वो खोज लिया। ठीक है, और बताया कि ये तो बहुत प्राचीन है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कनिंघम, इसको याद करेंगे, कनिंघम को। ठीक है, इसको याद करेंगे, कनिंघम। कनिंघम जो है वो कई बार जो है इस क्षेत्र का दौरा किया, और दौरा करके बताया कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता विकसित है। ठीक है, और हमें मैक्सिमम ज्ञान जो है वो किसके वृत्तांत से मिलता है, कनिंघम के। इसीलिए भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के पिता किसको कहा जाता है, कनिंघम को। ठीक है, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के पिता किसको कहा जाता है, कनिंघम। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसको कहा जाता है, कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है,
और भारतीय इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? अभी नया क्वेश्चन पूछा जाता है। आज तक हम रटे हैं कि इतिहास के जनक हेरोडोटस, हिस्टोरिका नामक बुक लिख दिया था उसने, ठीक है। उसके बाद फिर प्रागैतिहासिक काल के जनक कनिंघम, लेकिन भारतीय इतिहास के जनक किसको माना जाता है? होमवर्क है, खोज के लाना, ठीक है। भारतीय इतिहास के जनक, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो कनिंघम के बाद हम याद रखेंगे किसको? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के पद पर किसको अपॉइंट किया गया? जॉन मार्शल को। और इसने अपने 2 असिस्टेंट रखे। कौन कौन से? कनिंघम को प्राग ऐतिहासिक काल, भारतीय इतिहास के प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल, ठीक है। चलो, तो जॉन मार्शल ने 2 व्यक्ति रखा। कौन कौन सा? हाँ, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने 2 विद्वानों के नेतृत्व में एक टीम बनाया और उस जगह का क्या किया? दौरा किया। और सबसे पहले दयाराम साहनी को उपलब्धि हासिल की 1921 में, और इसने कौन सी जगह खोज दिया? हड़प्पा, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक जगह के खोज की और बताया कि यहाँ कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है और यहाँ कोई न कोई इतिहास छुपा हुआ है, प्राचीन सभ्यता यहाँ विकसित थी। राखालदास बनर्जी जो है वो 1922 में एक जगह खोज दिया, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मूवी बनी थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हाँ, तो मोहनजोदड़ो और या मोहनजोदारो, ठीक है, किसने खोजा है? राखालदास बनर्जी ने 1922 में और दयाराम साहनी ने 1921 में। क्लियर है? तो इसके खोज के विषय में पूरा आपको स्ट्रक्चर पता चल गया कि 1921 से भारत में छिपे हुए जो आपके सभ्यता थे उसके बारे में अध्ययन और उत्खनन स्टार्ट हुआ। क्लियर है? अब खोज क्लियर हो गया, हड़प्पा की कैसे खोज हुई। चलिए, अब बात करते हैं हम काल विभाजन का। जब काल विभाजन करते हैं तो सबसे पहली समस्या ये आया कि इसको काल जो विभाजित करते हैं तो कौन सा सन इसको दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको जॉन मार्शल ने खोजा तो हमको 2-3 चीजें याद रखना है। मैं बताया था कि ये कोई मूवी नहीं था जो कल से स्टार्ट हुआ, परसों से स्टार्ट हुआ, कोई डेट डिसाइड कर सके। हम अपने अध्ययन और अनुभव के हिसाब से जो विद्वान हैं इसको डेट निर्धारित करते हैं। क्लियर है? तो सबसे इम्पोर्टेंट या उत्खनन स्टार्ट हुआ किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो हमको जॉन मार्शल कब, कौन सा डेट, कौन सा काल बताया था वो जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2-3 काल को पूछता है। पहला क्या पूछता है कि जॉन मार्शल जो है वो कौन सा काल बताया था, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि सामान्यतः सर्वमान्य जो सन है वो जो है वो कौन सा है। तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि जॉन मार्शल ने इसको बताया था कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर के 2750 तक का समय था। कार्बन डेटिंग C14 बोलते हैं इसी को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कार्बन डेटिंग को क्या कौन से सिंबल से निरूपित किया जाता है। तो C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका जो कालक्रम है वो 2350 BC से 1750 BC तक माना जाता है, ठीक है। 2350 से लेकर के 1750 BC तक। और अध्ययन की दृष्टि से इसको सामान्यतः 2500 BC से 1500
BC तक माना जाता है। क्लियर है? तो हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया कि काल विभाजन में कौन कौन सा आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 3 डेट याद रखेंगे। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है कि जॉन मार्शल, कार्बन डेटिंग और अध्ययन की दृष्टि से। चलिए, अब बात करते हैं नामकरण की। हड़प्पा सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। कई लोगों ने कहा, जब पता चल गया कि यहाँ कोई ना कोई संस्कृति छिपी थी, उसका उत्खनन स्टार्ट हुआ, तो इतिहासकारों में मतभेद हुआ कि इसका नामकरण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले सुझाया गया कि इसका नाम क्या होना चाहिए, सिंधु सभ्यता होना चाहिए। फिर सुझाया गया कि नहीं, इसका नाम क्या होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। फिर सुझाया गया कि इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। ठीक, इसका नाम क्या होना चाहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए। फिर सुझाया गया कि इसका नाम प्रथम नगरीकरण, नगरीकृत या नगरी सभ्यता होना चाहिए। फिर सुझाया गया कि इसका नाम आद्य सभ्यता या आद्यकालीन सभ्यता होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों ने अपना मत रखा, क्यों रखा वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर कई जो इतिहासकार हैं उनने सुझाया कि इसका नाम क्या होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। ठीक है, कई इतिहासकारों ने इसका एक और नाम सुझाया था, और वो था कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए, अभी इस चार्ट को देखने के बाद आपकी जितनी जो मन में दुविधाएं थी, अलग अलग बुक देखते थे, ये अलग अलग शब्द को आप अलग अलग जगह देखते थे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या है, कि मैंने हड़प्पा तो पढ़ा लेकिन सिंधु घाटी नहीं पढ़ा, सिंधु सरस्वती क्या है, कांस्य युगीन तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जितनी भ्रांतियां दिमाग में और सब क्या हो गया, और दूर हो गया। कैसे? क्योंकि सभी ये नाम जो है वो आपके किसका नाम है, एक ही सभ्यता के नाम है। इसको सिंधु सभ्यता नाम इतिहासकारों ने क्यों कहा, क्योंकि इसका जो विकास हुआ था वो किसके किनारे हुआ था, तो इतिहासकारों ने कहा जब सिंधु नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, सिंधु सभ्यता होना चाहिए। इसके उत्खनन से जितने भी प्राप्त स्थल है वो सिंधु के घाटी है ना, या तो सिंधु नदी के या तो घाटी के क्षेत्र में थे। जितनी नदियां थी, जितनी सभ्यता वो नदी के किनारे विकसित हुई है, तो घाटी के किनारे में सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता 1947 तक सिर्फ 40 स्थान को खोजा गया था। 1947 के बाद जितनी सभ्यताएं खोजी गई वो जनरली जो है वो सरस्वती नदी के अगल बगल या उसकी सहायक नदी के आसपास खोजा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्थान सरस्वती नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए, इतिहासकारों ने कहा। प्रथम नगरीकृत सभ्यता, जब उत्खनन स्टार्ट किए और प्राचीन सभ्यता को खोदा गया तो वहां देखा गया कि वहां पूरा व्यवस्थित नगरीकृत सभ्यता थी, तो इसीलिए कहा गया कि इसका नाम जो है ना क्या होना चाहिए, नगरीकृत या नगरी सभ्यता होना चाहिए। क्लियर है? आद्यकालीन सभ्यता इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सभ्यता थी। आद्यकाल का मतलब मैं बताया था कि चार्ट में कि आद्यकाल वह काल होता है जिस काल में उन लोगों को तो लिपि का ज्ञान था, लिखना पढ़ना आता था, लेकिन हम उनके लिपि को डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। जब ऐसी सभ्यता को क्या बोलते हैं, आद्यकालीन सभ्यता कहते हैं, तो इसको आद्यकालीन सभ्यता नाम होना चाहिए। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता, मैं कल आपको बताया था कि हम जिस धातु या जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं उसके हिसाब से उसका नामकरण भी कर देते हैं। जब पत्थर का उपयोग हम ज्यादा कर रहे थे तो पाषाण कालीन,
ठीक है। उसके बाद फिर धातु युग आया, धातु में ताम्रकालीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, जब कांसे का प्रयोग ज्यादा किए, जब लोहे का प्रयोग ज्यादा किए तो लौहकालीन सभ्यता, ठीक है। तो जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तो कांस्य का प्रयोग ज्यादा हो रहा था, और कांसा जो है वो किस किस धातु से मिल के बना है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो किससे किससे मिल के बना है? तांबा और टीन, ठीक है। तो तांबा और टीन के मिलाने से क्या बनता है? क्लियर है? तो इसको हमेशा याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, इतिहास लेखन में जब भी किसी विषय पर संशय हो और बहुत सारे मतभेद हो तो ऐसा एक रिवाज माना जाता है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में रिवाज है कि अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं तो उसकी माँ बोलने से अच्छा है तो कालू के दाई बोला, जिसका बड़ा बेटा है जिसका नाम तो कालू है, ठीक है, तो बड़े बेटा के नाम से उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इतिहास लेखन पद्धति में भी सभी अपना अपना मत दिए, सब में मतभेद हो रहा, तो बोला गया कि एक सर्वमान क्या किया जाए कि भाई सबसे पहले खोजा गया कौन सा जगह, तो उसी के नाम पर इसको क्या कर दो, हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बोलेगा कि दूसरा मोहनजोदड़ो सभ्यता रखो, तो बोलो भाई पहले क्यों नहीं मिले, है ना। तो पहले कौन मिला? हड़प्पा। तो नामकरण में आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। अब इतने टर्मिनोलॉजी हम लोग जब देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम जो है किस सभ्यता की बात कर रहे हैं, और ये सभी नाम जो है वो एक ही सभ्यता के हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? उद्भव एवं विकास। आद्यकालीन इसलिए कहा जाता है कि ऐसी सभ्यता जिसके लिपि को हम पढ़ नहीं पाए उसको आद्यकालीन बोलते हैं, ठीक है। उनको लिपि का ज्ञान तो था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं उद्भव और विकास। उद्भव और विकास में हमें 2 प्रकार के मत देखने को मिलता है। एक है आपका विदेशी मत और दूसरा है देसी मत, ठीक है। विदेशी मत का मानना था कि ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की कौन सी? सिमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया जो है मिस्र की सभ्यता थी, और उस समय सिमेरियन जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा क्या थी? नजदीक। तो विदेशी इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो सभ्यता विकसित हुआ भारत में, हड़प्पा सभ्यता, वो सिमेरियन सभ्यता से ही उत्पन्न हुई थी, और उसी की क्या है? बोला नकल है, ठीक है, उसी का नकल है, ऐसा बोला गया। तो देसी मत वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन लोग भी अपना पक्ष रखेंगे कि हम भाई देसी मत के अनुसार कि इस सभ्यता को आप सिमेरियन का नकल कैसे कर सकते हो। क्लियर है? इस मत को जो सहयोग करने वाले थे मार्टिन व्हीलर और आपका गार्डियन चाइल्ड और मैके, ऐसे जो बड़े बड़े इतिहासकार थे वो सब जो है विदेशी मत को फॉलो करते थे। क्लियर है? और बोलते थे कि आप ये जो सभ्यता जो विकास हुआ मेसोपोटामिया में जो सभ्यता थे वहां जो अन्नागार मिला, क्या मिला? अन्नागार। तो आपके हड़प्पा सभ्यता में भी क्या मिला? अन्नागार मिला। यहाँ जो है वो क्या मिला? चबूतरा मिला। ऐसे बैठने का चबूतरा होता है पेड़ के किनारे, है ना, चौपाल लगाते हैं, पंचायत बैठती है, तो चबूतरा जैसा प्राचीन काल का मिला। सेम चबूतरा कहाँ मिला? आपका मेसोपोटामिया में मिला। तो वहां से लोग देख के गए होंगे और चबूतरा बना के बैठने स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ जो है वो मुहर चलती थी मेसोपोटामिया में, और आप भी मुहर चलाते थे। यहाँ हम ईंट का प्रयोग करते थे और आप भी वहाँ ईंट का प्रयोग
करते थे नगर, ठीक है। ये जो है नगरीकृत सभ्यता थी और आपका भी क्या था, नगरीकृत सभ्यता था। तो कुछ न कुछ ऐसा है कि मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता के ही नकल आप कौन कर लिया, हड़प्पा सभ्यता, या मेसोपोटामिया के ही लोग, कुछ लोग गए होंगे कहाँ, आपके भारत के क्षेत्र में, और एक नए सभ्यता का विकास किए हड़प्पा नामक जगह में। क्लियर है, ये विदेशी मत हो गया। अब हम आते हैं देसी मत के पास। देसी मत की बात करें तो देसी मत राखालदास बनर्जी, इसने कहा कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अध्ययन से पता चलता है कि हम किसी का नकल नहीं किए हैं और हमारा जो सभ्यता का विकास स्थानीय लोगों ने किया है। तो स्थानीय, सबसे स्थानीय किसको माना है, द्रविड़। जो द्रविड़ लोग हैं उन्हीं लोगों ने क्या किया, सभ्यता का विकास किया, ठीक है। फिर आए D.N. रामचंद्र, इसने कहा कि इस सभ्यता का विकास किसने किया, आर्यों ने किया, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि आर्यों के आने से पहले द्रविड़ जो है एक प्रजाति थी मनुष्यों की। अभी ज्योग्राफी में पूरा डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, मनुष्य का जो विकास हुआ उसमें। तो द्रविड़ जो है उनसे नए कौन थे, आर्य लोग थे। तो आर्य जो है वो ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का उन्होंने क्या किया था, विकास किया था। तो जब वैदिक सभ्यता का विकास किया तो उस समय वो झोपड़ी में रहते थे, ठीक है। उनको उतना ज्यादा नगरीकरण का ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी तकनीक का ज्ञान नहीं था। तो अगर वो हड़प्पा सभ्यता का उन्होंने निर्माण किया तो ईंटा के घर में रहना, शहर में रहना, व्यापार करने, सब चीज आता था, और उसके बाद फिर भूल गए। ऐसा थोड़ा मुश्किल काम है। तो आर्यों ने इसका जो निर्माण है सभ्यता का वो नहीं किया रहा होगा। तो मैक्सिमम लोगों ने आर्यों वाला जो तथ्य था उसको मानने से नकार दिया। तो सबसे सर्वमान्य जो है माना जाता है वो क्या, स्थानीय लोगों ने या द्रविड़ों ने किया हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। जब ऐसा मत, देसी मत दिया गया तो विदेशी इतिहासकार थे, उन लोगों ने कहा कि भाई आप तो ऐसा बोल रहे हो लेकिन कोई आधार, कोई तथ्य प्रस्तुत करो। तो भारतीय है, ठीक है, पूरा समझाए के बगैर मानेंगे नहीं। जैसे क्लास में आप लोग को कुछ भी डाउट रहता है तो आपको समझाए बगैर हम तो मानते नहीं, ठीक है। हाँ, तो विदेशियों ने बोला कि चलो ठीक है, तो कंपटीशन हो जाए कि कैसे हम इसमें अंतर कर सकते हैं। आप जितने चीज बोले हम उसको गलत साबित करके दिखा देंगे। चलिए, तो कोई भी अंतर किसी न किसी आधार से किया जाता है, ठीक है। कोई भी अंतर है वो किसी न किसी आधार से किया जाता है। तो पहला माना गया आधार, ये आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और ये आपकी किसकी, हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले जो है वो आधार बनाया गया लिपि को। विदेशियों ने लिपि की बात की थी, ठीक है। तो पहला आधार किसको बनाया गया, लिपि। लिपि की बात करें तो मेसोपोटामिया में जो लिपि होता था वो कौन सी लिपि होता था, कालाक्षरी, ठीक है। कौन सी लिपि बोलते थे, कालाक्षरी लिपि। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो लिपि विकसित हुई थी वो कौन सी लिपि थी। तो कौन सी लिपि थी, कालाक्षरी। हड़प्पा में भाव चित्रात्मक, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक, ठीक है। लिखने का जो पद्धति था कालाक्षरी में बाएं से दाएं लिखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिला है उसको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों प्रकार से लिखा गया है, ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक मतलब जितनी लिपि मिली है जिसको हम पढ़ नहीं पाए उसमें लगभग 400 से 500 सिंबल मिले हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। 400 से 500। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अधिक प्रकार का सिंबल कौन सा मिला है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकार का सिंबल किसका मिला है, मछली का, और दूसरे नंबर पे युवक का,
कभी छोटा यू, कभी बड़ा यू, कभी बड़ा मछली, कभी छोटा मछली, कभी उससे भी छोटा मछली, कभी उससे बड़ा मछली। अब इसीलिए उसको पढ़ना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कि छोटा मछली को क्या पढ़ें और बड़ा मछली को क्या पढ़ें, छोटा यू को क्या पढ़ें, बड़े आकार के यू को क्या पढ़ें, है ना, तिरछा वाले यू को क्या पढ़ें, सीधा वाले यू को क्या पढ़ें। इसीलिए डिकोड करने में हमको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है क्या थी, भाव चित्रात्मक। एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि लिपि हड़प्पा सभ्यता की क्या थी। फिर नगर की बात कर रहे थे, मेसोपोटामिया, सिमेरियन सभ्यता, कालाक्षरी लिपि, बाएं से दाएं लिखते। ठीक है, चलिए, और इसमें जो है अनुमान लगाया गया है कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, नगर जो है कम विकसित था और इनकी तुलना में हड़प्पा सभ्यता क्या थी, अधिक विकसित। मतलब जैसा टेक्नोलॉजी, मतलब घर बनाने का स्टाइल, सड़कें जैसे चौकोन में काटती थी, दुर्गीकृत करने का तरीका था, स्नानागार था, मतलब स्विमिंग पूल था, वो सब चीज जो है वो सिर्फ मेसोपोटामिया में नहीं मिला। तो भाई अगर हमने आपसे नकल किया तो आप एडवांस होते, है ना, और हम जो है आपके डाउन में होते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता आपसे अधिक विकसित था। हम बात करें ईंट की, अब ईंट की बात करोगे तो ईंट से ईंट बचा देंगे इंडिया वाले। ठीक है, इंडिया वाले बोले कि आपका जो ईंट था, आप कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन हम किसका करते थे, मतलब हम आपसे ज्यादा आधुनिक थे। हो सकता है आप हमसे सीखे हो। ठीक है, बात करें किसकी, मुहरों की। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो मुहर थी वो कौन से आकार की थी, बेलनाकार। हड़प्पा सभ्यता की जो है वो मुहर कैसे थी, चौकोर थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की मुहर जो है वो क्या थी, बेलनाकार थी, और हड़प्पा की चौकोर थी। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम आपकी नकल किए हैं। तो ये जो है आपका क्या है, बेसिक अंतर है जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, और बहुत सारे अंतर हैं। बेसिक हमारा यही है, जैसे पूजा भवन है ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के साथ हड़प्पा में मिले हैं कि नहीं मिले, मिला है। अच्छा, चलिए, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको डाउट हो जाएगा, तो चार्ट में इसको लिखा ही देते हैं। पूजा भवन का साक्ष्य मेसोपोटामिया में क्या है, मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक भी पूजा भवन नहीं मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा पाठ करने, हो सकता है करते रहे होंगे, लेकिन हमको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि वहाँ भगवान था। भगवान से पहले कौन आ गया था, हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्लियर है, तो पूजा भवन, मुहर, ईंटा, इतना आधार काफी है दोनों को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक है, अब बात करोगे अन्नागार की, तो आपका अन्नागार प्लेन होता था, हमारा अन्नागार चित्रात्मक होता था। ठीक है, बात करोगे चबूतरा की, तो आपके चबूतरा को आप क्या बोलते थे, गीजुरद बोलते थे, और हम उसको चबूतरा बोलते हैं। भारत में जो बैठने का जगह को क्या बोलते हैं, चबूतरा, और मेसोपोटामिया में तो क्या बोलते थे, गीजुरद। गीजुरत है, या ऐसा लिख लो, जिगुरत लिख लो, जिगुरत। क्लियर, तो जिगुरत बोलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया कि कैसे अंतर रहा होगा। सबसे अधिक प्रकार का अक्षर जो है वो कौन सा मिला, मछली का। दूसरे नंबर में युवकार का। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इसका उद्भव और विकास जो है वो देसी मत जो है वो ज़्यादा कारगर है, और हड़प्पा सभ्यता का विकास स्थानीय लोगों ने किया, और मान्यता ये है कि द्रविड़ों ने। क्लियर है, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, विस्तार। विस्तार की बात करेंगे तो जितने स्थान खोजा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो विस्तार है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, क्योंकि जब सभी स्थानों को खोजा गया, खोजने के बाद
ठीक है, मान लो ये क्या था, इंडिया, ठीक है, मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है। जब सभी स्थानों पुरातात्विक स्थल को खोजा गया तो विस्तार देखते हैं तो कहां से कहां तक फैला है, इस क्षेत्र में हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो है कहां से कहां, जैसे बिलासपुर का विस्तार का बात करेंगे तो बिलासपुर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहां कहां फैला था। तो हम यहाँ बात कर लेंगे इसका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की। तो ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे और इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए उत्तर में जब हम जाते हैं तो जो सबसे टॉप में जो स्थान मिला वो कौन सा स्थान मिला, मांडा। इस जगह का नाम क्या है, मांडा। और ये कहाँ पर स्थापित है, जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जिला में, अखनूर जिला। कौन सी नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। तो इस जगह को याद रखेंगे। ये उत्तर में जो है क्या है, मांडा। क्लियर है। जब हम दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, दक्षिण में सबसे दैमाबाद। दैमाबाद जो है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन से जिला, अहमदनगर जिला, ठीक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला। कौन सी नदी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित, ठीक है। तो उत्तर में हमको क्या मिल गया, मांडा। दक्षिण में मिल गया दैमाबाद। और जब हम यहाँ आते हैं यूपी में, यूपी में कौन सा जगह है बताओ, यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है। तो यूपी जो है वो आपका ईस्ट क्षेत्र। तो ये चारों को याद रखेंगे, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला, मेरठ जिला। कौन सा नदी, कौन सा नदी, हिंडन नदी, ठीक है। तो हिंडन नदी के किनारे में आलमगीरपुर के, मेरठ उत्तर प्रदेश में जगह है, कौन सा, आलमगीरपुर। तो इसका विस्तार पूर्व में उत्तर प्रदेश तक है। जब हम पूर्व के बाद पश्चिम में आते हैं तो यहाँ पर कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है, नहीं, हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, भारत की नक्शा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भारत की नक्शा की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो है सभ्यता की बात कर रहे हैं। और याद आया, ठीक है। सुत्तांगे डोर, ये जो है आपके सबसे पश्चिमतम बिंदु है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। सुत्तांगे डोर जो है कौन सी जगह में है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान में कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु, दासक नदी, ठीक है। कौन सी नदी, दासक। तो सुत्तांगे डोर बलूचिस्तान के दासक नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। तो इसका विस्तार देखिए कि हड़प्पा सभ्यता उस समय, भारत जो है वो बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान 3 जगह से मिला है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। जब हम इसको जोड़ेंगे तो लगभग ऐसा हमको प्रतीत होगा, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कैसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा। और दूर से देखने से लगभग ये जो है तो चतुर्भुजाकार, लेकिन दूर से देखने से आपको कैसा दिख रहा है, त्रिभुजाकार। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार में हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो कौन सा आकार है, त्रिभुजाकार। क्लियर है। तो हम ये नक्शा इसलिए बना दिया ताकि आपको पिक्चर याद रहेगा,
ठीक है, और देखने समझ में आ जाएगा कि त्रिभुजाकार था। ये है सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान। अब क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछता है, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा सबसे ऊपर में क्या है, उमा, उत्तर में मांडा। ठीक है, तो उमा उत्तर में मांडा, क्लियर है। दक्षिण में दैमाबाद, सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है वो कौन है, आलमगीर, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है क्या है, सूतकांगेडोर। इन चारों के नदी के बारे में पूछेगा, क्लियर है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो लंबाई को पूछता है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसका विस्तार या इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका विस्तार समझ में आ गया कि हमको अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस विस्तार से, हड़प्पा सभ्यता से हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर याद रखेंगे। 1400 उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, हाँ, और स्वरूप क्या है, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल था 13 लाख स्क्वायर फीट। इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर जब इसको खोजा गया तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था। लेकिन वर्तमान खोजों से अभी बहुत सारा अभी उत्खनन स्टार्ट ही है, तो लगभग आज के डेट में 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। कितना हो चुका है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आजादी तक मैं बताया कि 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थानों को खोजा गया है। सबसे पहला देश है अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। दूसरा क्या है, पाकिस्तान। और तीसरा क्या है, भारत। ठीक है, अफगानिस्तान से 2 स्थानों का पता चलता है हड़प्पा का। ठीक है, अफगानिस्तान से कितने स्थानों का, 2 स्थानों का। पाकिस्तान से लगभग 475 और भारत से कितना 925 स्थानों का पता चलता है हड़प्पा का। क्लियर है। अब व्यापक में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए मैं आपको डाटा भी बता दूँ। ठीक है, कि अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 और भारत में कितने हैं, 925। अफगानिस्तान के 3 देशों में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, अभी मोदी जी को आज़ाद करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थान देखिए, 2 स्थान अफगानिस्तान में। ठीक है, भारत के आज़ादी तक अभी लगभग कुल 1500 स्थानों की खोज हो चुकी है। कितने, हाँ, अभी तक 1500 लगभग स्थानों का खोज हो चुका है। और अभी वो जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना पहुंच गया है, 20 लाख। ठीक है, हाँ, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हड़प्पा कालीन जितने सभ्यता हैं, इन सभ्यताओं को जो स्थान खोजा गया उसको कालक्रम से जमाइए। ठीक है, तो कम से कम 3-4 ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जिसको हमको क्रम से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, आजकल कोर्ट में पूछता है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे क्या, सबसे पहले मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद फिर हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद फिर राखी गढ़ी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। राखी गढ़ी के बाद धौला बीरा।
ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको क्रम से बता दिया। ठीक है, इस क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में है हड़प्पा सभ्यता के। सबसे बड़ा स्थान जो है मोहनजोदड़ो का है, उसके बाद जो है हड़प्पा का क्षेत्रफल है, फिर राखीगढ़ी का और धौलावीरा का। ठीक है, तो ये क्रम याद रखेंगे। लेकिन हम जब आज के डेट में पढ़ रहे हैं तो हम अपडेट को भी अपडेट कर लेते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा और ये क्रम रहेगा, ठीक है, अभी मैं आपको याद करने का भी ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये चारों हड़प्पा कालीन जगह है जो क्षेत्रफल के आधार पे घटते क्रम पे यहाँ जमाया गया है। अगर हम इसको याद रखें तो ये याद रखो कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा भवन का साक्ष्य मिला है क्या? मतलब भगवान नहीं था उस समय, मतलब ना तो कृष्ण थी ना राधा थी। ठीक है, तो उस समय जब भगवान की राधा आई तो उसको राधा बोला गया, तो राधा से पहले अगर किसी को बोलेंगे तो उसको महाराधा बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको महाराधा से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या याद रखेंगे? महाराधा। तो उस समय पूजा भवन का साक्ष्य मिले नहीं है, तो उस समय जो राधा रही होगी वो महाराधा थी, इसको हम जानते ही नहीं। क्लियर है? तो महाराधा, माँ से, हा से, रा से और धा से। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी वर्तमान खोज में सबसे ज्यादा स्थल जो आजादी के बाद खोजा गया है, किससे खोजा गया है? राखीगढ़ी। ठीक है, और अभी जो वर्तमान के हिसाब से मैं बताया, पहले 13 लाख स्क्वायर फीट था, अभी लगभग कितना हो चुका है? 20 लाख। तो अभी सबसे टॉप पे कौन पहुंच गया है? राखीगढ़ी। ठीक है, सबसे टॉप पे कौन पहुंच गया है? राखीगढ़ी। मतलब मोहनजोदड़ो से भी बड़ा कौन है? अभी राखीगढ़ी है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा। तो ऑप्शन में आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, महाराधा याद रखेंगे। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन में अगर ये है कि आपका राखीगढ़ी को सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो हमको आंसर किसको लेना है? राखीगढ़ी। क्लियर है? तो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और जो डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो गया। विस्तार समझ में आ गया और इसका क्रम भी समझ में आ गया, कौन से स्थान से कितना खोजा गया ये भी समझ में आ गया। ठीक है, टाइम कितना होगा? 12। ठीक, चलिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। अब कौन सा पॉइंट है हमारा? विशेषता। विस्तार पूरा क्लियर हो गया, एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब पूरे पॉइंट वाइज इसको कॉन्सेप्ट सही पूरा याद रखना है। विशेषताओं को एकदम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कि इसकी विशेषताएं क्या थी, अंतर क्या था, मैं आपको बता दिया था। अभी हम देखेंगे जब इसकी विशेषताएं, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे बड़ी क्या थी? हाँ, नगरीकृत सभ्यता थी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नगरीकृत सभ्यता है। ठीक है, या सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की कौन है? हड़प्पा सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया को, मेसोपोटामिया की सिमेरियन सभ्यता को। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व की सबसे नगरीकृत प्राचीन सभ्यता कौन सी? तो कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ी नगरीकृत सभ्यता थी। यहाँ के जो नगर हैं वो कैसे बसे हुए थे? देखो, 2 क्षेत्र में बचा हुआ है। यहाँ के जो नगर है वो 2 क्षेत्र में बटा हुआ था। पहला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते थे? हाँ,
उच्च क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा जो क्षेत्र था इसको क्या बोलते थे? निम्न क्षेत्र, ठीक है। वहां के जो बस्ती को जब देखा गया, जब खोदने के बाद पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया, तो दो प्रकार के सिस्टम देखने को मिला कि एक जो है सभ्यता थी वो ऊंचे जगह पे थी, नदी किनारे होती थी, तो सबसे टॉप में उच्च क्षेत्र होता था और उसके नीचे में एक निम्न क्षेत्र होता था, ठीक है। तो अगर बाढ़ आएगा तो सबसे पहले कौन डूबेगा? निम्न क्षेत्र वाला। तो जो अच्छे लोग हैं वो लोग कहाँ रहेंगे? जो पावरफुल लोग हैं वो कहाँ दिखेंगे? जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस समय किसी भी प्रकार के जो, जैसे हम लोग वैदिक काल में आएंगे तो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था पता चलता है, लेकिन उस समय के इतिहास हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्व किए हैं। ऑब्जर्व करने से हमें ये पता चलता है कि 2 प्रकार के लोग वहाँ रहते थे, एक उच्च क्षेत्र के लोग और निम्न क्षेत्र के लोग। तो उच्च क्षेत्र के लोग क्या रहे होंगे? पुरोहित वर्ग के, ठीक है। और ये जो है वो क्या थे? मजदूर वर्ग। कौन से वर्ग थे? मजदूर वर्ग के थे। जो उच्च वर्ग थे उसको पश्चिमी टीला कहा जाता था। जो उच्च वर्ग है तो क्या कहा जाता था? पश्चिमी टीला। और इसको बोला जाता था पूर्वी टीला। और निम्न वर्ग को क्या बोला जाता था? पूर्वी टीला, ठीक है। इसके बाद क्या देखा गया कि ये जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, इनका जो उच्च क्षेत्र था वो बाउंड्री वॉल बना हुआ था। क्या बना था? बाउंड्री वॉल बना हुआ था, घेरा बना हुआ था चारों तरफ। लेकिन जो निम्न क्षेत्र, जो पूर्वी टीला था, उसमें कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं बना हुआ था, ठीक है। और जो बाउंड्री वॉल है वो क्या बोलते हैं? दुर्गी कृत बोलते हैं। दुर्ग का निर्माण करना मतलब बाउंड्री वॉल का निर्माण करना, ठीक है। तो दुर्गीकृत था कौन सा? उच्च क्षेत्र। और निम्न क्षेत्र जो है वो दुर्गीकृत नहीं था। अगर बाढ़ आएगा तो एक तो नीचे में भी थे, ऊपर से जो पशु पक्षी जानवर अटैक करेंगे तो उनके लिए बाउंड्री वॉल भी नहीं था। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो स्थान प्राप्त हुए उसमें से जो यूनिक रहता है या अपवाद रहता है उसको पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि जब ऐसा सिस्टम वहां नगरीकरण में था तो ऐसा कौन सा जगह था जिसमें ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो 2-3 जगह हैं जिसमें ऐसा सिस्टम नहीं था। इसमें सबसे पहला जो अपवाद है वो धौलावीरा है, ठीक है। तो लिख लो पहला धौलावीरा, यहाँ 3 पार्ट में बटा हुआ था। धौलावीरा अपवाद लिखो। अपवाद में पहला है धौलावीरा, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। जैसे 2 पार्ट में है वैसी 3 पार्ट में था, ठीक है। तो वहां निम्न रहे होंगे मजदूर, फिर व्यापारी रहे होंगे, फिर पुरोहित रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा अपवाद है चनहुदड़ों। चनहुदड़ों, चनहुदड़ों जो था उसमें कोई भी दुर्गीकृत नहीं था, ना तो उच्च क्षेत्र था और ना ही निम्न क्षेत्र था। तो बिना दुर्गीकृत जगह क्या था? चनहुदड़ों, ठीक है। वहां से सब चीज मिलेगा, लिपस्टिक, काजल, चूड़ी, मनके, गहना, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो ब्यूटी पार्लर क्षेत्र पूरा। तो ब्यूटी पार्लर का जितना भी सामान मिलेगा वो सब कहाँ से मिलेगा? चनहुदड़ों से मिलेगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद तीसरा जो अपवाद है वो कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा अब आगे पढ़ेंगे तो काले रंग की टीला होता है। तो कालीबंगा में जो दोनों टीला था वो एक साथ दुर्गीकृत, पूर्ण दुर्गीकृत, ठीक है। हाँ, कालीबंगा पूर्ण दुर्गीकृत था, ठीक है। मतलब आपका पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत था और पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत था, है ना। चलो, तो कितने प्रकार देख लिए? पहले हम लोग सबसे बेसिक और मैक्सिमम जगह क्या था? 2 टीला होता था और ये दुर्गीकृत होता था और ये नहीं होता था। हम एक जगह धौलावीरा ऐसा देख लिए जिसमें 3 टीला थी, पहला अपवाद। दूसरा अपवाद ऐसा देख लिए जिसमें दोनों में कोई भी दुर्गीकृत नहीं था, चनहुदड़ों। तीसरा देख लिए आपका कालीबंगा। कालीबंगा में दोनों अलग अलग क्या था? पूर्णतः दुर्गीकृत था। क्लियर है?
तीसरा नेक्स्ट जो बचा वो है लोथल। ठीक है, लोथल जो है इसको लघु हड़प्पा की भी संज्ञा दी जाती है। बहुत आधुनिक शहर था, व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो लोथल ऐसा जगह था जिसमें उच्च क्षेत्र और निम्न क्षेत्र दोनों जो है वो एक साथ जुड़ गए। मतलब यहाँ ज्यादा भेदभाव नहीं था या वर्गों में ज्यादा अंतर नहीं रहा होगा। ठीक है, तो दोनों टीला एक साथ क्या था, जुड़। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए लघु हड़प्पा कौन सा है तो लोथल है, लघु मोहनजोदड़ो कौन सा है, यही है, लोथल ही है। ठीक है, गोदीवाड़ा लोथल ही है। ठीक है, गोदीवाड़ा क्या है, लोथल ही है। अग्निकुंड भी मिला था यहाँ, अभी आगे देखेंगे क्या क्या कहाँ कहाँ मिला। अभी हमको सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में जानना है दुर्गीकृत के बारे में, तो इसके लिए हमको समझ में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ के नगर में और क्या विशेषता थी, सड़क जो है वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। ठीक है, फटाफट लिखते जाओ, सड़कें समकोण पर काटती थी। हाँ, समकोण पर, जैसे यहाँ रोड बनता है ना, तो ऐसे करके रोड जो है वो 90 डिग्री में पूरा ऐसे, आजकल जो होता है इतना तो बिलासपुर में भी नहीं है। ठीक है, तो पूरा 90 डिग्री या समकोण पर रोड जो है एक दूसरे के क्या करती थी, काटती थी। ठीक है, इतना व्यवस्थित नगरी थी। नेक्स्ट, दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलते थे। दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुलते थे, मतलब रोड में चलने से धूल डस्ट ना आ जाए, डायरेक्ट रोड में बच्चे ना चले जाएं, इसलिए जो जितने दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे, गली में खुलते थे, मेन रोड में नहीं खुलते थे। लेकिन इसका अपवाद भी था लोथल, है ना, वहाँ के जो खिड़की दरवाजे सब जो है वो मेन रोड में खुलते थे, क्योंकि बताया था कि तो व्यापारिक क्षेत्र और दोनों एक साथ दुर्गीकृत था। क्लियर है, तो वहाँ के जो खिड़की दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते थे, मेन रोड में। तो ऐसी जो अपवाद चीज है उससे क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, समुचित निकासी की व्यवस्था थी। समुचित निकासी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। समुचित निकासी की व्यवस्था, ठीक है। अब इसमें भी अपवाद पूछ देगा कि ऐसा कौन सा शहर मिला जहां निकासी का एक भी व्यवस्था नहीं, है ना, मतलब पानी का निकासी या ड्रेनेज सिस्टम या नाली का कोई भी साक्ष्य नहीं हुआ है। तो बनावली, कौन सी जगह है, बनावली, बनावली से एक भी निकासी के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, वहाँ का पानी कहाँ जाता था पता नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इसमें भी अपवाद पूछेगा तो क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा जगह था जहां कच्ची ईंट का पाया गया, हमको सब बता गया, वो तो हड़प्पा सभ्यता से बाहर है ना, अभी हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ है कालीबंगा, ठीक है, तो यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चनहुदड़ों में वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। चनहुदड़ों में वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी अपवाद है, इसको भी पूछ सकता है कि सब जगह जो है वो आपका स्क्वायर में उपयोग हो रहा है, लेकिन वक्राकार में कहाँ उपयोग किया गया, चनहुदड़ों में। ठीक है, तो नगरीकरण, जो नगरीकृत जो सभ्यता थी, इसकी प्रमुख विशेषता, मुख्य विशेषता, उसको पूरा विस्तार पूर्वक समझ लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, इसके अलावा पहला पॉइंट हम लोग नगरीकृत पढ़े थे, इसके अलावा और क्या विशेषता हो सकती है, वो ऐसी आप जुबानी गिना सकते हैं। आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता। ठीक है, फिर शांतिप्रिय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, शांतिप्रिय सभ्यता थी। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिले, और मिला भी तो क्या मिला, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो जब अस्त्र शस्त्र नहीं थे तो हो सकता है युद्ध नहीं करते रहेंगे, और करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसी
आगे चलो पटरी पटरी खेलते हैं वाला खेल क्या जाते रहे हम, ठीक है। हाँ, चलिए फिर व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता, ठीक है, क्योंकि साक्ष्य हमको मिले हैं कि हड़प्पा से जुड़े हुए जितने विदेशी सभ्यता थे, जो 4 प्रमुख सभ्यता थी, उन चारों में से चौथे नंबर में किसका नाम है, हड़प्पा सभ्यता के। जो विश्व के 4 बड़े सभ्यताएं, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, वो और आपका नील नदी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की, उसमें चौथे नंबर में आपकी बड़े हड़प्पा सभ्यता भी है। तो 4 बड़ी सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? चलिए, तो ये जो है आपकी विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की।